लग्जरी, शोहरत और दौलत से भरे 40 साल के जेसन ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसका कोई सपना ही देख सकता है। आईने में देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद हर कोई अपने अतीत में लौटकर भविष्य बदलना चाहेगा, लेकिन आईने में खुद को 20 साल छोटा देखकर हीरो को एक अजीब सा डर लगा। अपने सबसे बुरे दिनों में लौटकर जेसन ने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और खुद को यकीन दिलाने लगा कि जो हो रहा है वो सच नहीं है। वो अब 18 साल का था और इस साल उसे एक ऐसा एहसास होने वाला था जो हीरो के लिए इस दुनिया के सारे रास्ते खोल देगा। मिली ताकत से मार्शल आर्ट्स यूनियन की मदद से बहुत सारा पैसा कमाना मुमकिन होगा। जब हीरो 20 साल का हुआ तो उसने एक नामुमकिन मिशन मान लिया। इस वजह से एक राक्षस ने उसके मेरिडियन में छेद कर दिया जिससे वो विकलांग हो गया। फिर यूनियन ने तुरंत उससे छुटकारा पा लिया क्योंकि अपनी काबिलियत का इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से जेसन एक आम इंसान से बेहतर नहीं था। एक महीने बाद मुआवजे के पैसे से हीरो ने घर खरीदा और जब उसे पता चला कि उसका घर गिराया जाने वाला है तो उसने अपनी पहली बड़ी कमाई की। बिजनेस का शौक होने पर उसने दुनिया घूमना शुरू कर दिया, घरों को गिराकर पैसे कमाए, जिसके बाद उसने कई रियल एस्टेट एसोसिएशन शुरू किए। 10 साल से भी कम समय में जेसन ने किंग्स के पूरे कॉन्टिनेंट के 1/3 हिस्से पर कंट्रोल कर लिया था। अगले सालों में दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुलने लगे और इस मुश्किल ने कई मौके दिए, खासकर बिजनेस के लिए। देवताओं के साथ युद्ध के कारण दुनिया में रहने लायक जगहें कम होती गईं, लेकिन मेन कैरेक्टर का बिजनेस चमत्कारिक रूप से बच गया। जमीन की कमी की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गईं और उस साल जेसन ने अपनी सारी जमीन बेच दी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि 40 साल की उम्र तक मेन कैरेक्टर पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में पहले नंबर पर आ गया। आधी जिंदगी गरीबी में बिताने के बाद वो जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया था और अब वो वापस शुरुआत में था, जिससे जेसन को बहुत गुस्सा आया। अपनी कलाई पर लटके ब्रेसलेट को देखकर भी मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज उसके पास कैसे रही। कल रात एम्परर मार्क, जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था, हीरो के पास आया। उसे ये ब्रेसलेट बेचना चाहता था। मार्कस एक मार्शल आर्ट्स जीनियस था और उसने दूसरे डायमेंशन के मॉन्स्टर्स के खिलाफ कई लड़ाइयों में सेनाओं को लीड भी किया था। सबसे पहले 40 साल का जेसन जानना चाहता था कि फाइटर इस चीज के लिए कितना पाने का प्लान बना रहा है। हीरो को ध्यान से देखने के बाद मार्कस ने उस ट्रिंकेट की कीमत 10 ट्रिलियन आंकी। एक सेकंड के लिए हवा में अजीब सी चुप्पी छा गई, जिसके बाद जेसन मुड़ा और दूर जाने लगा। ऐसे रिएक्शन से हैरान होकर मार्कस ने हैरानी से हीरो की पीठ देखी, जिसके बाद वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। उसे अपनी एनर्जी में लपेटकर एम्परर आगे बढ़ा और सीधे जेसन के चेहरे के सामने खड़ा हो गया। हीरो ने पलक तक नहीं झपकाई और फिर मार्कस ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और ब्रेसलेट उसकी हथेली में रख दिया। उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा को भरोसा था कि वे किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर कि आर्टिफैक्ट मेरिडियन को ठीक कर सकता है, जेसन को सच में दिलचस्पी हो गई। हालांकि इस मामले में भी हीरो इसे 100 मिलियन से ज्यादा में खरीदने को तैयार नहीं था। ये महसूस करते हुए कि ये आखिरी फैसला था, सम्राट ने बताई गई कीमत पर ब्रेसलेट बेचने पर सहमति जताई। बाद में उन्होंने जेसन के प्रॉपर्टी से जाने का जश्न एक बड़ी पार्टी के साथ मनाया। थोड़ी देर बाद जवान लड़कियों की भीड़ मेन कैरेक्टर के पास आई, थोड़ी दुखी कि उनका बॉस रिटायर हो रहा था। जेसन हैरान था कि इतनी सारी बहनें एक साथ इकट्ठा हो गई थीं, लेकिन अब उसका ध्यान पूरी तरह से खरीदे गए ब्रेसलेट पर था। मार्कस को नहीं पता था कि इस शानदार क्लास आर्टिफैक्ट का ठीक से इस्तेमाल कैसे करना है, जिससे हीरो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये उम्मीद करते हुए कि ये फटेगा नहीं, जेसन ने ब्रेसलेट पहना और अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को उस पर छपे सिंबल पर फिराना शुरू कर दिया। उसी पल आर्टिफैक्ट बैंगनी चमक के साथ टिमटिमाने लगा, जिससे हीरो थोड़ा हैरान हो गया। अचानक ब्रेसलेट से एनर्जी की धाराएं निकलने लगीं, जिसने हैरान जेसन के शरीर को घेर लिया। लड़कियों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वे अपने बॉस को सच्ची दिलचस्पी से देख रही थीं। जिस घर में वो थीं, उसकी छत पर रोशनी का एक बड़ा खंबा आया और उसके बाद जेसन ने खुद को अतीत में पाया और अब वो गुस्से में चिल्लाया, ये महसूस करते हुए कि सम्राट मार्कस ने उसे निराश किया था। उसी पल अपार्टमेंट का दरवाजा एक लात से खुला और एक जवान आदमी हीरो को देखकर अंदर आया, एक लड़की को गले लगाए हुए, और उसके हाथ में एक तलवार तैयार थी। ये घर के मालिक एल्फ्रेड का बेटा था, जो हीरो से किराया मांगने आया था। वो एक लूजर है जो सोचता है कि वो एक बड़ा शॉट है क्योंकि वो एक बदमाश तलवारबाज से जुड़ा है, जो अक्सर बिना किसी कारण के किराया बढ़ा देता है। पिछली बार एल्फ्रेड को उसके पुश्तैनी सामान के लिए डाकुओं ने निशाना बनाया था और वो मारा गया, टुकड़ों ने। ये देखकर कि हीरो उसके आने पर हिला भी नहीं था, उसने अपनी तलवार लहराना शुरू कर दिया, लड़की की मर्दानगी की तारीफ करते हुए। जेसन को समझ नहीं आया कि वो पहले उससे क्यों डरता था, क्योंकि इस बेवकूफ को ज्ञान भी नहीं मिला था। फिर उसने इस तोप के चारे से सामान लेने का फैसला किया, जिससे एल्फ्रेड को गुस्सा आ गया।
उसने हीरो पर अपनी तलवार घुमाई, लेकिन जेसन तुरंत उसके ठीक सामने आ गया और अपने दुश्मन पर जोरदार मुक्का मारा। हारने वाले की साथी सिर्फ एल्फ्रेड के नाक से खून का फव्वारा निकलते हुए देख पाई। जब वो दीवार से टकराया तो पूरा घर हिल गया, जिससे सड़क पर लोगों को लगा कि भूकंप आ गया है। जेसन ये देखकर खुश हुआ कि कम से कम उसने अपनी पिछली जिंदगी की लड़ाई की स्किल तो बचा ली है। अब उसने तय किया कि ये देखना अच्छा होगा कि उसके मेरिडियन कितने ठीक हो गए हैं। उसकी बातें सुनकर लड़की ने धीरे से कुछ कहा, डर से हिलने डुलने और बोलने की ताकत खोकर। हारे हुए दुश्मन से तलवार और कवच लेकर हीरो शहर में गया और 10 मिनट बाद उसे जबरदस्त पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। इस समय तक दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुलने लगे और कहीं से जानवर आ गए और बेचारे शहर को तबाह कर दिया। जेसन को लगा कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, जो कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि उसे लगातार कम खाना मिलता था। भूख से परेशान जेसन को अचानक अपने पीछे एक गड़गड़ाहट और मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दी। बड़े बड़े दांतों वाले मुर्गियों के झुंड ने कई लड़कियों का पीछा किया, जो डर के मारे भाग गईं। इस बीच हीरो के पुराने रेंट के अपार्टमेंट में एल्फ्रेड के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन पहले से ही जोरों पर थी। सैनिक उसकी बॉडी ठीक कर रहे थे और ऐसे अलग अलग सुराग ढूंढ रहे थे जो कातिल तक पहुंचाएं। इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे मिस्टर फिट्सगैरल्ड हैरान थे कि क्रिमिनल लड़की के साथ कुछ किए बिना ही चले गए। वो फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसने उसे बस एक ठंडी नज़र से देखा था, और एल्फ्रेड के उलट उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। इस बीच एक ऑपरेटिव को सस्पेक्ट के बारे में जानकारी मिल गई। वो 18 साल का जेसन निकला, जिसकी मां 2 साल की उम्र में गुजर गई थी और उसके पिता उसी साल गायब हो गए थे, जिससे लड़का झुग्गियों में अकेला बड़ा हो रहा था। इस इलाके में 16 साल की उम्र में आने के बाद हीरो ने एक घर किराए पर लिया, 5 नौकरियां की और मुश्किल से गुजारा कर पाता था। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई मार्शल आर्ट्स हिस्ट्री नहीं थी और मार्शल आर्ट्स रजिस्ट्री में कोई एंट्री नहीं थी। फिट्सगैरल्ड हैरान था कि बिना किसी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के उसने एक ही वार में उस बड़े आदमी को मार डाला था। अचानक एक गार्ड घर में घुसा और चिल्लाने लगा कि दर्जनों मॉन्स्टर्स आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। फिट्सगैरल्ड का पहला ऑर्डर था, ये बात फैलाओ और मदद के लिए दूसरे लड़ने वाले ग्रुप्स के साथ मिलकर रिक्वेस्ट करो। इसके अलावा ऐसी खबरें थीं कि मौके पर मार्शल आर्टिस्ट्स थे। इस बीच हीरो एक मॉन्स्टर में फंसी तलवार के पास बैठा था, जोर जोर से सांस ले रहा था और अपनी सांसें रोक रहा था। बचाई गई लड़कियां खड़ी होकर देख रही थीं कि जेसन उनके दुश्मनों को एक एक करके मार रहा है। हालांकि वो अपने खराब तरीके से ट्रेन शरीर की वजह से मुश्किल से ऐसा कर पाया, जिसकी वजह से हीरो को पहले से ही चक्कर आने लगे थे। लेकिन मॉन्स्टर आगे बढ़ते गए, गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाने और अपनी दांतेदार बीक चटकाने लगे। जैसे ही वो जेसन के पास पहुंचे, उन्होंने अचानक तेजी पकड़ी और दुश्मन की तरफ बिजली की तेजी से छलांग लगाई। अपनी ताकत इकट्ठा करके हीरो एक मॉन्स्टर पर कूदा, हमले से बचते हुए और जवाबी हमले की तैयारी करते हुए। अपनी छलांग से म्यूटेंट मुर्गे को अपने साथियों से टकराने के बाद हीरो तेजी से आसमान में उड़ गया। मॉन्स्टर में से एक कूदा और ठीक उसके पीछे आ गया और हीरो को हवा में ही खा जाने का इरादा किया। लेकिन हवा में तेजी से घूमकर जेसन ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे उसका सिर कट गया। जिसके बाद उल्कापिंड की तरह हीरो मॉन्स्टर पर गिरने लगा और फिर से अपनी तलवार घुमाने लगा। अपने एक दुश्मन को हैरान करते हुए जेसन ने अपनी तलवार से बिजली की तेजी से हमला किया और उसके शरीर को आधा काट दिया। सभी मॉन्स्टर को हराने के बाद हीरो ने म्यूटेंट मुर्गियों के एक और झुंड को शहर की ओर बढ़ते देखा। हालांकि दर्जनों मरे हुए भाइयों को देखकर वे एक पल के लिए वहीं जम गए और हीरो को डर से देखने लगे। जेसन इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान हो गया, जिनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। लड़ाई जारी रखते हुए हीरो को एहसास हुआ कि उसकी ताकत और सहन शक्ति पहले की तुलना में बहुत कम हो गई थी। अच्छी बात यह थी कि एल्फ्रेड के परिवार के कवच ने अपना काम काफी अच्छे से किया और उसमें खुद को साफ करने की क्षमता भी थी। तलवार भी दिलचस्प थी, क्योंकि वो एक दिन में 800 मीटर तक उड़ सकती थी और शायद उसमें छिपी हुई शक्तियां थीं। एक पागल तलवारबाज की तरह घूमते हुए जेसन अपने बेबस एडवर्सरीज को चेन सॉ की तरह काट देता है। अचानक जेसन को एक आइडिया आया और उसे टेस्ट करने का फैसला करते हुए वो मॉन्स्टर्स के बीच में से होता हुआ बड़े गेट तक गया। उनके पीछे उसने एक स्पेस क्रैक से लगातार बड़े बड़े मुर्गियों को रेंगते हुए देखा। पहली प्राथमिकता इस पोर्ट को खत्म करना था। अल और जेसन हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक उसके सिर के ठीक ऊपर रॉकेट सीटी बजाते हुए स्पेस होल की ओर बढ़ रहे थे। मॉन्स्टर्स ने दिलचस्पी से देखा कि अनजान लाइटें उस जगह पर उड़ रही थीं जहां से वे आई थीं। उनमें से एक ने एक अनजान उड़ने वाली चीज को पकड़ने का फैसला किया ताकि उसे ठीक से स्टडी कर सके, लेकिन अचानक रॉकेट उसके हाथ में फट गया, जिससे पास के मॉन्स्टर्स हैरान रह गए। धमाका दूसरी मिसाइलों से टकराया, जिससे एक चेन रिएक्शन हुआ और पोर्टल पूरी तरह से तबाह हो गया। इस समय शहर के गार्ड्स ने लड़ाई के मैदान को घेर लिया, घायल लोगों को ढूंढ रहे थे और बचे हुए लोगों यानी मॉन्स्टर्स को पकड़ रहे थे।
दूसरे लोग उन्हें देखकर खुश थे और मेन कैरेक्टर आखिरकार ठीक से आराम करके खुश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इतनी देर से क्यों आए। और इसी बीच फिट्जगेराल्ड भी उनके पास आ गया। वो उस युवा हीरो का बहुत शुक्रगुजार था जिसने उन सभी की जान बचाई थी और उसे तारीफ से देख रहा था। अचानक कमांडर ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो हैरान और पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। फिट्जगेराल्ड ने जेसन के सूट की तारीफ की, ये सोचते हुए कि उसने इसे कहां से खरीदा। इसके अलावा वो हीरो का नाम और वो किस मार्शल आर्ट यूनियन से जुड़ा है ये जानने के लिए उत्सुक था। जेसन का नाम जानने और ये जानने के बाद कि वो अभी भी अकेला है, फिट्जगेराल्ड हैरान रह गया और सैनिकों में से एक को हाल की एक घटना याद आने लगी। उनके हैरान, शक भरे चेहरे देखकर जेसन को लगा कि उन्होंने उसे गलत सुना है, इसलिए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कंफर्म करते हुए कि वो एक नया सैनिक था जो उस दिन अभी अभी उठा था और अभी तक किसी यूनियन में शामिल नहीं हुआ था। फिट्जगेराल्ड की आंखें हीरो को देखकर चौड़ी हो गईं और उसके बगल में खड़ा सैनिक अचानक सावधान हो गया। फाइटर को अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने वही किलर जेसन है जिसके बारे में उन्होंने हमले से पहले बात की थी। लेकिन कमांडर ने अचानक उसका मुंह बंद कर दिया, उसे चीखने नहीं दिया और अपनी इस बात के तुरंत बाद उसकी जबरदस्त ताकत की तारीफ करता रहा। इस बारे में वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने और उसे बहादुरी का इनाम देने के लिए मेन कैरेक्टर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था। लेकिन फिट्जगेराल्ड को लगा कि ये काफी नहीं है और उसने जेसन को बोनस के तौर पर 1000 और देने का फैसला किया। इन बातों के बाद मेन कैरेक्टर ने अचानक अपनी जेब से कई दर्जन बिजनेस कार्ड निकाले और उन्हें हवा में उछाल दिया। कमांडर का डरा हुआ चेहरा देखकर जेसन समझ गया कि इस समय समझ रखने वाले नए लोग बहुत कीमती लोग होते हैं। वो जानता था कि अगले 2 सालों में मार्शल आर्टिस्ट धीरे धीरे मिलिट्री और डिफेंडर्स की जगह ले लेंगे और अब सबसे बड़े ट्रेड यूनियन उन नए लोगों से टिप्स लेने के लिए बड़े इनाम दे रहे हैं। ये खासकर उन नए लोगों के लिए सच है जिनमें जेसन जैसे बहुत पोटेंशियल है, इसलिए हर कोई बिजनेस कार्ड लेने के लिए दौड़ पड़ा। सिर्फ नए नए समझे हुए लोग ही वो कर सकते हैं जिसे करने के लिए एक आम मार्शल आर्टिस्ट को 2 या 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती। और अगर कोई ऐसे इंसान को पाना चाहता है तो उसे बहुत सारे पैसे देने होंगे, जिसका जेसन फायदा उठाने वाला था। ये सुनकर कि वो पैसे कमाने वाला है और हीरो को फिर से तलवार उठाते देखकर फिट्जगेराल्ड बहुत हैरान हुआ। अचानक जेसन तलवार पर कूदा, अपने पैरों के बल उस पर खड़ा हुआ और लोगों की हैरानी के बीच आसमान में उड़ गया। कमांडर ने पहली बार देखा कि कैसे एक नया मार्शल मास्टर तलवार पर तुरंत उड़ सकता है। उस पल बिजनेस कार्ड को ध्यान से देखने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि उनमें एक प्रोस्टिट्यूट का नंबर और फोटो था। अपने पीछे हैरान करने वाली आवाजें सुनकर जेसन को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन ये महसूस करते हुए कि उसने उन्हें गलत बिजनेस कार्ड दिए हैं, जेसन ने पागलों की तरह सही कार्ड फेंकना शुरू कर दिया, अपनी बाहें कबूतर के पंखों की तरह फड़फड़ाते हुए। जैसे ही उसने हीरो को उड़ते हुए देखा, फिट्जगेराल्ड ने अचानक किसी को येलो यूनियन को कॉल करते सुना। उसी पल एक और व्यक्ति ने ग्रीन यूनियन हेल्पलाइन पर कॉल किया जो इस खोज की रिपोर्ट करना चाहता था। एक एक करके लोग फिट्जगेराल्ड की हैरान नजरों के नीचे अलग अलग यूनियंस को कॉल करने लगे। थोड़ा और वो निश्चित रूप से अपना मौका चूक जाएगा, इसलिए उसने और उसके सैनिकों ने भी एक्टिवली कॉल करना शुरू कर दिया। ऑपरेटर के जवाब का इंतजार किए बिना वो तुरंत चिल्लाने लगा कि उसे उस युवा मास्टर के कोऑर्डिनेट्स पता हैं जिसकी नजर वापस आ गई थी। शहर के ऊपर उड़ते हुए जेसन के पास बस अपने बिजनेस कार्ड फेंकने का समय था और कॉल करने वाले लोग पहले से ही टिप के पेमेंट की गिनती कर रहे थे। इस समय जेसन का फोन जॉब ऑफर से लगातार बज रहा था, लेकिन अचानक उसके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए। कियोस्क पर अपने फोन बैलेंस में पैसे डालते समय उसके पेट ने भूखे दरियाई घोड़े की तरह जोर से दहाड़ मारी, जिससे एम्प्लॉय डर गया। कियोस्क वर्कर को लगा कि जेसन अभी जॉब ढूंढ रहा है। तभी अचानक साइड से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब जेसन इधर उधर देख रहा था तो एम्प्लॉय ने उसे जॉब का मौका देने का फैसला किया। हालांकि मेन कैरेक्टर अचानक मुड़ा और शहर के सबसे अमीर क्लब की तरफ बढ़ा। एंट्रेंस पर पहरा गे रहे 2 मस्कुलर बड़े लोगों ने उसे तुरंत रोक दिया, ये सोचते हुए कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। आखिर इस शानदार जगह पर सिर्फ मशहूर वीआईपी ही मजे करते हैं। इसी समय हीरो के पीछे एक आदमी आया जिसने तय किया कि लड़का पहले ही वीआईपी बन चुका है। ये ब्लू यूनियन का एक रिप्रेजेंटेटिव था जिसने लड़के के लिए एंट्रेंस फीस पहले ही दे दी थी। हालांकि ये शब्द उस लड़की को काफी जोरदार लगे। येलो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव के लिए ये फीस बहुत छोटी सी बात थी और वो हीरो को सच में कुछ स्वादिष्ट खाना खिलाना चाहती थी। एंट्रेंस पर पहरा दे रहे गुंडे पूरी तरह से कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे कि 2 ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव एक ही समय पर यहाँ क्यों हैं। लेकिन अचानक उन्होंने दूर से कई और कारें देखीं जो तेजी से क्लब की ओर बढ़ रही थीं। 9 बड़ी ट्रेड यूनियंस ने अपने लोगों को एक साथ यहाँ भेजा, जिससे सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से हैरान रह गए। उनके साथ क्लब में घुसकर और एक बड़ी टेबल पर बैठकर जेसन तुरंत रेस्टोरेंट का मेन्यू देखने लगा। उसने हर डिश को पूरे ध्यान से देखा, ये तय करते हुए कि उसे कौन सी टेस्टी चीजें खानी है और कौन सी नहीं।
आखिरकार अपना खाना चुनने के बाद हीरो ट्रेड यूनियन के प्रपोजल सुनने के लिए तैयार हो गया। ब्लू यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को यकीन था कि क्योंकि वो पहले आया है इसलिए उसे उनके साथ शामिल होना चाहिए। हालांकि येलो यूनियन की लड़कियां पहले ही मेन कैरेक्टर से प्यार कर चुकी थीं और उसे अपने लिए ले जाना चाहती थीं, लेकिन यूनियन के बाकी मेंबर हार नहीं मानने वाले थे और एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए जोर जोर से बहस करने लगे। उनकी बातें सुनकर जेसन ने एक के बाद एक प्लेट बड़े मजे से खाई, ये महसूस करते हुए कि यहाँ 9 में से सिर्फ 7 रिप्रेजेंटेटिव थे। ब्लैक ट्रेड यूनियन जो एम्परर मार्कस का था अपना मेंबर नहीं भेजा, जो उस समय हीरो को अजीब लगा। इला जो व्हाइट यूनियन की मेंबर थी उसके बगल में बैठ गई, इस उम्मीद में कि भविष्य में वे साथ रह पाएंगे। वो दुनिया की 7वीं सबसे अमीर इंसान थी और व्हाइट यूनियन प्रेसिडेंट की बेटी होने के साथ साथ एक असरदार और प्रोफेशनल महिला भी थी। बाकी लोग उसे और एक दूसरे को जोर जोर से गालियां देने लगे और साथ ही हीरो को चापलूसी और लालच देकर छीनने की कोशिश करने लगे। असल में एक यूनियन एक बार और जिंदगी भर के लिए चुनी जाती है, इसलिए जेसन ने एक सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले वो चाहता था कि ब्लू यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव पहले अपनी जगह छोड़ दे। इस यूनियन का मेंबर हैरान था, ये सोचते हुए कि हीरो मजाक कर रहा है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन बड़े ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन था। लेकिन जेसन जानता था कि असल में वे लोगों का झुंड थे जो बाहर से साफ सुथरे दिखते थे लेकिन अंदर से उनकी अपनी कमजोरियां थीं। जैसे ही वो दूसरों की हंसी के बीच कमरे से बाहर निकला, गुस्से में रिप्रेजेंटेटिव ने फैसला किया कि उसका अलायंस जेसन को अपने फैसले पर पछतावा कराएगा। अब बाकी सबकी बात सुनना मुमकिन था और हीरो को उम्मीद थी कि वे उनके प्रति ईमानदारी दिखाएंगे। उसने तय किया कि उनका व्हाइट यूनियन उसे ज्वाइन करने के लिए $3 मिलियन दे सकता है। आमतौर पर जीनियस लेवल के विजनरीज भी शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा $1 मिलियन पाते हैं, इसलिए इस तरह के ऑफर से हर कोई हैरान था। जेसन को याद आया कि कैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में $2 लाख के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये सोचते हुए कि उन्हें साफ तौर पर पुश की कमी है। अब इसी पल हॉल के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे, जिससे अचानक आए मेहमान अंदर आ गए। वे एक ब्लैक ट्रेड यूनियन के मेंबर थे और उन्होंने हीरो को अपनी यूनियन में शामिल होने के लिए $5 मिलियन का ऑफर दिया। दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स उनके दिखने से खुश नहीं थे, क्योंकि ब्लैक यूनियन को गवर्नमेंट का सपोर्ट था और यहाँ दूसरों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। इला हैरान थी कि लीडर जो सम्राट की बहन थी खुद भर्ती करने आई थी। अचानक मेन कैरेक्टर की तरफ से कुछ उड़कर अचानक आए मेहमानों की तरफ बढ़ा। लीडर के साथ आए 2 फाइटर्स ने आखिरी मिनट में एक प्रोजेक्टाइल को अपनी तरफ उड़ते देखा। हमले को रोकने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि ये एक आम टूथपिक थी, जिससे सभी हैरान रह गए। यूनियन के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैरानी से इधर उधर देखने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। हालांकि ब्लैक यूनियन का प्रेसिडेंट पहले से ही हमलावर को देख रहा था, उसे गुस्से से देख रहा था। प्यार से मुस्कुराते हुए जेसन फेंकने की मुद्रा में जम गया और गलती से कांपते हाथ को इस घटना का दोषी ठहराया। इससे हेड के 2 जोशीले गार्ड्स गुस्से में आ गए और वे उस बेइज्जती करने वाले आदमी पर झपट पड़े। ये 2 प्रसिद्ध लड़ाके थे जो लड़ाई में लंबी चेन का इस्तेमाल करते थे, जिसके आखिर में सोने और चांदी का एक बड़ा सींग था। दोनों प्रोफेशनल योद्धाओं ने नए आए आदमी पर पूरी ताकत से हमला किया। उनके सींग उसकी ओर जानलेवा तेजी से घूम रहे थे। यूनियन के दूसरे सदस्य डर गए, क्योंकि अब वो पक्का नहीं बचेगा। लेकिन जेसन ने आसानी से सींगों की दिशा बदल दी और चॉपस्टिक को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उन्हें हटा दिया। गुंडे हैरान थे, उनकी आंखें उस छोटे लड़के को देखकर फटी रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी आसानी से उनके वार को कैसे रोक दिया। हालांकि अगर दुश्मन कोई और होता तो जेसन को उनसे निपटने में मुश्किल होती, लेकिन ये दोनों कोई खतरा नहीं थे। चूंकि हीरो उनके जबरदस्त घूमते हुए जायरो ब्लेड का सामना कर सकता था, इसलिए योद्धाओं ने पूरी ईमानदारी से लड़ने का फैसला किया। आखिर उनकी राय में वो टुकड़े टुकड़े होने के लायक था, इसलिए उन्होंने लड़ने का रुख अपनाया। उन्होंने अपने मशहूर ड्रिल स्ट्राइक का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिससे सभी कुचल जाते हैं और दुश्मन चूर चूर हो जाता है। अब यूनियन के सदस्य और भी डर गए, ये महसूस करते हुए कि एक ऊंचे पद वाले मास्टर के लिए भी इस हमले को रोकना मुश्किल होगा। लेकिन सभी को हैरान करते हुए लीडर ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया और अपने सैनिकों को रोकने का आदेश दिया। मालकिन की बात मानकर गुंडों ने अपना हमला रोक दिया, जब अचानक एक गोला उनके माथे में लगा। ये देखकर कि ये चीनी चॉपस्टिक थीं, उन्होंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इसके पीछे कौन है, और वे सच में पागल हो गए। इस बीच जेसन, जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, इस बात से गुस्सा दिखा रहा था कि उसका हाथ अचानक फिर से कांपने लगा था। ऐसी हिम्मत से हारे हुए लड़ाके अब खुद को रोक नहीं पाए और अपनी कोशिशों को मिलाकर एक ड्रिलिंग टॉर्नेडो बना दिया। एक साथ हमला करते हुए उनका इरादा इस बदमाश को, जो खुद को न जाने क्या समझता था, धरती से मिटा देने का था। उन्हें अपनी ओर उड़ते सुपरसोनिक स्पीड से घूमते हुए देखकर जेसन ने लकड़ी का बोर्ड घुमाना शुरू कर दिया।
मौके का फायदा उठाते हुए उसने पूरी ताकत से अपना हथियार घुमाया, दुश्मन पर पलटवार किया। एक लकड़ी की छड़ी बहुत तेजी से सीधे हैरान लड़ाकों के चेहरों पर लगी। बेसबॉल गेम की तरह हीरो ने उन्हें जोर से मारा और वे बैंक्वेट हॉल के फर्श पर गेंदों की तरह लुढ़क गए। हर कोई हैरान खड़ा रहा और देखता रहा कि नए लोगों के वार के बाद दोनों प्रोफेशनल्स अपनी मालकिन के पैरों पर वापस आ गए। होश में आने पर उन्होंने हीरो को डर से देखा, ये महसूस करते हुए कि वो ऐसे हिल रहा था जैसे वो उनके हमलों से अच्छी तरह वाकिफ हों। जेसन अपनी पीठ सीधी करके गर्व से खड़ा था, उन्हें दिलचस्पी से देख रहा था, ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। ये तय करते हुए कि इस बार वो सिर्फ लकी था, गुंडों ने दुश्मन पर हमला करने के लिए दूसरी बार जाने का फैसला किया। अचानक इला आगे बढ़ी, ये महसूस करते हुए कि उन्हें बहुत देर होने से पहले रुकना होगा। हीरो एक नया आदमी था जिसे वो पसंद करने लगी थी और वो निश्चित रूप से लड़ाकों को उसकी जान लेने की इजाजत नहीं दे सकती थी। आखिरकार वो शुरू से ही जेसन को देख रही थी, ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो उनके यूनियन के लायक हैं। फिर हीरो पर एक ठंडी नजर डालकर और तेजी से मुड़कर ब्लैक यूनियन के हेड ने जाने का फैसला किया। घायल बर्फ से पीड़ित गुंडों ने विद्रोह कर दिया, चूंकि ये आदमी सिर्फ लकी था और वे अब उसे आसानी से हरा सकते थे। इसके बाद ब्लैक यूनियन के प्रेसिडेंट को ये जानने की उत्सुकता हुई कि क्या उन्होंने सच में उसकी बातों को चुनौती देने का फैसला किया है। फिर लड़ाके अचानक चुप हो गए, अपनी मालकिन की ताकत के आगे कांप रहे थे। उसके सामने घुटने टेक कर उन्होंने माफी मांगी और उसकी बात मानी। दूसरे यूनियन रिप्रेजेंटेटिव उनका दब्बूपन देखकर उनके ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल माहौल की तारीफ करते थे, लेकिन जेसन उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने प्रेसिडेंट के जरिए एम्परर मार्कस को जानकारी देने का फैसला किया। अपना ब्रेसलेट दिखाकर वो चाहता था कि उसका भाई पैसे तैयार करे और जेसन के 7 दिन के रिफंड के लिए लौटने का इंतजार करे। सिर उठाकर और गहरी सांस लेते हुए प्रेसिडेंट ने बिना रुके उसका नाम साफ करने का फैसला किया। उसने इस लड़के को याद करने का फैसला किया, ये महसूस करते हुए कि वो उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। गार्ड्स ने हीरो पर एक आखिरी बार धमकी भरी नजर डाली, जिसके बाद वे उस लेडी के पीछे चले गए। उनके जाने के बाद हवा में एक अजीब सी चुप्पी छा गई और सबकी नजरें जेसन पर टिक गईं। उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में बात करने के लिए एक शांत जगह ढूंढने का सुझाव देने का फैसला किया, लेकिन उसे बोलने का मौका दिए बिना युवा मास्टर अचानक ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि क्या कोई 5 मिलियन से ज्यादा का ऑफर देगा। अचानक सभी को एहसास हुआ कि उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और एक रिप्रेजेंटेटिव ने $6 मिलियन का ऑफर दिया। ये महसूस करते हुए कि ये नया आदमी 2 ब्लैक यूनियन एनफोर्सर का मुकाबला कर सकता है, दांव तेजी से 10 मिलियन तक पहुंच गए। उनके यूनियन के प्रेसिडेंट से तुरंत सलाह मशविरा शुरू करने के बाद कीमत तेजी से 15 मिलियन से ज्यादा हो गई। जेसन को देखकर इला उसकी भूख देखकर हैरान थी, ये महसूस करते हुए कि वो सिर्फ मनाने से नहीं मानेगा। फिर उसने एक हताशा कदम उठाया, उसे $30 मिलियन और यूनियन के 1% शेयर ऑफर किए। इसके बाद सब अचानक चुप हो गए, ये महसूस करते हुए कि उन्होंने क्या सुना था कि नया आदमी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा और तुरंत शेयर होल्डर बन जाएगा। गहरी सांस लेते हुए इला ने सोचा कि क्या वो अब हीरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स पर बात कर सकती है। अचानक जेसन का मूड बदल गया और उसने बातचीत शुरू करने का फैसला किया। सेशन जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की, चूंकि वे जल्द ही एक बड़े परिवार के सदस्य बन जाएंगे। इस बीच ब्लैक यूनियन में लौटकर गुंडे लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जेसन युवा बॉस से जान पहचान रखता है। अपना मास्क उतारने के बाद अब प्रेसिडेंट को यह पता नहीं था कि उसका भाई मार्कस किसके लिए और ज्यादा परेशानियां लाया है। गाड़ी की खिड़की से बाहर सोचते हुए उसने इस नए आने वाले के बारे में जल्द से जल्द सब कुछ पता लगाने का फैसला किया। इस समय एक अलग कमरे में बैठकर मुख्य किरदार इला को अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बता रहा था। उसकी आंखों में उसकी बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था और वो जानना चाहती थी कि वे कितनी सच थीं। इला अचानक जेसन के पास पहुंची, जिससे हीरो कंफ्यूज हो गया। समझ के बारे में उसकी बेतुकी बातों के बावजूद उसे उसमें कुछ भी झूठ नहीं लगा। उसने उसके बैकग्राउंड को देखा और महसूस किया कि जेसन में मार्शल आर्ट का कोई खास टैलेंट नहीं था, और हालांकि पहले से ही ऐसे लोग थे जिन्होंने रोशनी देखी थी और तुरंत मास्टर बन गए थे, फिर भी वो उनसे अलग था और ऐसा लग रहा था जैसे जेसन सालों से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हो, जो सोचा भी नहीं जा सकता था। लीला को एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, लेकिन हीरो को लगता था कि वे एक दूसरे को इतना अच्छी तरह नहीं जानते कि इस बारे में बात कर सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये भी बताना चाहिए या नहीं कि ये लोग गोल्डन हॉर्न और सिल्वर हॉर्न उसके पूर्वी गेट पर गार्ड थे। पिछले जन्म में एक शाम एम्परर मार्कस मुख्य किरदार से $2 बिलियन उधार लेना चाहते थे। दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स के हमले को रोकने के लिए बॉनों से बड़ी मात्रा में घेराबंदी का सामान खरीदना जरूरी था, लेकिन उस पर पहले से ही मुख्य किरदार का $500 मिलियन बकाया था और जेसन पहले वो कर्जा वापस लेना चाहता था। पेमेंट के तौर पर मार्कस ने पहले उनकी काबिलियत दिखाने के बाद उसे अपने लोग वे गुंडे देने का फैसला किया।
इसलिए जेसन उनकी सभी कमजोरियों को जानता था और अब बातचीत जारी रखते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ छोटे मोटे बदलाव करना चाहता था। इला अचानक हुई रिक्वेस्ट से हैरान थी, लेकिन उसने तय किया कि अगर बदलाव छोटे मोटे हुए तो वो मान जाएगी। सबसे पहले वो हफ्ते में 6 की बजाय 3 दिन काम करना चाहता था और हमेशा समय पर काम छोड़ना चाहता था। साथ ही अपने ओवरटाइम के लिए भी बातचीत करना चाहता था। उन्हें 5 गुना पेमेंट मिलना चाहिए और वो किसी भी लंबे समय के मिशन में हिस्सा लेने से इनकार करने का अधिकार भी चाहता था। आने जाने का खर्च पूरी तरह से वापस मिलना चाहिए और कमाई का 20% सीधे हीरो की जेब में जाना चाहिए। अगर मिशन मुश्किल हुआ तो ये परसेंटेज 50 तक पहुंच सकता है। और जेसन भी लोकल लीडरशिप में हिस्सा चाहता था। इला इस सारी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी बढ़ा चढ़ाकर मांग करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन मेन कैरेक्टर सिर्फ मुस्कुराया, चूंकि मना करने पर उसे किसी दूसरे यूनियन का रुख करना पड़ेगा। उसने पहले ही सोच लिया था कि वे खास तौर पर झगड़ा शुरू करने आया है, चूंकि कोई भी ट्रेड यूनियन ऐसी शर्तों पर कभी राजी नहीं होगी। जेसन ने गंभीर चेहरा बनाया और सोचा कि अगर यूनियन में काफी ताकत है तो कोई भी शर्त इतनी डरावनी नहीं होगी। उसका जबरदस्त आत्मविश्वास देखकर इला हीरो के इस बेशर्म व्यवहार से खुद को संभाल नहीं पाई, लेकिन प्यारा चेहरा बनाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे सच में उम्मीद थी कि वो फिर भी व्हाइट यूनियन में शामिल हो जाएगा। एक चाल चलने का फैसला करते हुए उसने सुस्त नजरों से उसकी आंखों में सीधे देखा, ये मानते हुए कि वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। जेसन समझ गया कि ये उसकी सबसे अच्छी औरतों वाली चाल थी। आखिर उसे यूं ही सोशलाइट नहीं कहा जाता था, और अगर मेन कैरेक्टर को उसके स्कैंडल वाले भविष्य के बारे में नहीं पता होता तो ये औरत शायद पहले से ही उसे नाक से खींच रही होती। उसके प्यार में बहकने का नाटक करते हुए हीरो शर्मिंदा लग रहा था और उसने अपनी इच्छाओं में थोड़ा झुकने का फैसला किया। तो उसकी खातिर वो बस हफ्ते में 3 दिन वर्किंग डे की शर्त रखेगा। ये महसूस करते हुए कि किसी और के पास ऐसे अच्छे हालात नहीं है, तब इला ने नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने का फैसला किया। और ये जानते हुए कि इसमें बहुत समय लगेगा, जेसन जल्दी से चला गया। ये देखकर कि वो अपनी तलवार पर कैसे खड़ा हुआ और दूर उड़ गया, लड़की कुछ देर तक अपने हाथ हिलाते हुए उसका पीछा करती रही। उसकी हालत के बारे में सोचकर इला को ये बुरा लगा कि मेन कैरेक्टर उसे नाक से खींच रहा है। इस बीच मिनिस्टर बर्कले को आज सुबह शुगना में हुए एक राक्षसी हमले की खबर मिली। बर्कले किंग्स कॉन्टिनेंट के इमरजेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड थे। ये तय हुआ कि ये राक्षस दक्षिण के बंजर जमीन से नहीं आए थे, बल्कि बस कहीं से भी आ गए। इस बात ने मिनिस्टर को बहुत हैरान किया, जिन्होंने मिले डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने मेन कैरेक्टर्स को इन राक्षसों से लड़ते हुए भी दिलचस्पी से देखा। इंटरनेट पर एक वीडियो देखकर उन्होंने सोचा कि हाल ही में कोई नया फाइटर रजिस्टर करने आया है। पता चला कि नहीं। हालांकि सेक्शन और रैंडम इंटर्नशिप से कई स्टूडेंट एग्जाम देने आए थे, लेकिन बर्कले ने आह भरी और स्पीकर को जाने दिया जब अचानक एक रजिस्ट्रेशन सेंटर का कर्मचारी उनके ऑफिस में आया। पता चला कि टेस्टिंग मशीन खराब थी और नए मास्टर्स का रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ सकता है। मिनिस्टर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, ये दिखाते हुए कि ये डिवाइस इस महीने पहले ही कई बार खराब हो चुकी थी। कुछ देर बाद टेस्ट के लिए आए फाइटर्स में से एक टारगेट पर जोरदार वार करने की तैयारी कर रहा था। स्पीड पकड़ते हुए उसने पावर मीटर पर अपना पैर पटक दिया, उसे खत्म करने के इरादे से। ये देखकर कि उसने सिर्फ 10 पॉइंट्स बनाए थे। लड़के ने सोचा कि शायद मशीन खराब है। कल से उसने 50 स्कोर किए थे। हालांकि कुछ नहीं किया जा सकता था और केयरटेकर मिनिस्टर से रोजाना टेस्ट की संख्या कम करने के लिए कहना चाहता था। उसी समय जेसन उसके पास आया। मार्शल आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना चाहता था। ये महसूस करते हुए कि वो नया है, लड़की को उस पर तरस आया, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई थी। उसने जल्दबाजी में टेस्ट करने का फैसला कर लिया था। उसके फॉर्म भरने और उसे रिव्यू के लिए लेने का इंतजार करने के बाद उसकी नज़र अचानक मेन कैरेक्टर के नाम पर रुक गई। अचानक लड़की खुशी से चिल्लाई, ये जानकर कि उसके सामने वही जेसन है जिसने शहर को म्यूटेंट मुर्गियों के हमले से बचाया था। आज सुबह उसने उसकी लड़ाई की रिकॉर्डिंग पहले ही देख ली थी। हीरो और शानदार टैलेंट को देखते हुए एक सच्चे मास्टर को पैदा हुए काफ़ी समय हो गया था और सुपरवाइजर ने उसे खुद दिखाने का फैसला किया कि टेस्ट कैसे बनाया जाता है। मास्टर्स 2 तरह के होते हैं, कुछ सिर्फ फिजिकली डेवलप्ड होते हैं, जबकि दूसरों में खासियतें होती हैं। लेवल के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है। खासियतें मेटल, लकड़ी, आग, पानी और धरती में बटी होती हैं, लेकिन कुछ खासियतें भी होती हैं। जेसन ने अपना सर खुजलाया और फैसला किया कि वो शायद सिर्फ फिजिकली डेवलप हुआ है, जिससे लड़की थोड़ी परेशान हो गई। वो हीरो को एक टेस्टिंग फैसिलिटी में ले गई, जहां उसे अपनी अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल करके ताकत का एक ज़बरदस्त उछाल पैदा करना था। लेकिन सबसे पहले ये पक्का करना ज़रूरी था कि जेसन के पास कोई ऐसा आर्टिफैक्ट ना हो जो एक्सप्लोसिव पावर को बढ़ाए। ऐसा करने के लिए टेस्ट शुरू करने से पहले आपको अपने कपड़े पूरी तरह उतारने पड़ते थे, लेकिन बिना सोचे समझे जेसन ने तुरंत वही कपड़े उतार दिए, जिससे लड़की हैरान रह गई, क्योंकि पास में ही एक लॉकर रूम था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके कपड़े पहनने का इंतजार किया, फिर उसे टेस्ट कार की ओर ले गई।
डिवाइस प्योर एनर्जी के गेट से जुड़ा था, जो दूसरी दुनिया के गेट से अलग था, जो एक अनजान दुनिया से जुड़े होते हैं। लड़ाई की क्वालिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए एक लेवल चुनना ज़रूरी था, और मेन कैरेक्टर ने सबसे कम लेवल सेट करने का फैसला किया। लेकिन लड़की ने उसे चेतावनी दी, क्योंकि लेवल जितना ऊंचा होगा, गेट से उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। लेकिन जेसन जानता था कि एक ऊंचा लेवल एक ऊंचे दर्जे के मॉन्स्टर को बुला सकता है, इसीलिए कई जीनियस अपने पिछले जन्मों में मर गए थे। उस बार मेन कैरेक्टर मुश्किल से पासिंग ग्रेड पार कर पाया था, और वो सच में जानना चाहता था कि इस बार क्या होगा। मन के एकाग्र होने और एनर्जी में डूबने से जेसन को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। उसकी शुरुआत सुनहरी एनर्जी से भरी हुई थी, और सभी कैंडिडेट इस शो में दौड़ते हुए आए। अचानक हीरो के ठीक पीछे उसकी एनर्जी एक बड़े योद्धा में बदल गई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने सुना था कि एक खास तरह की आसमानी मुट्ठी होती है, लेकिन ये हुनर खत्म हो चुका माना जाता था। जेसन को याद आया कि पिछले जन्म में मार्कस उसे इस टेक्निक की रिकॉर्डिंग बेचना चाहता था। ये एक पुरानी टेक्निक थी, और हालांकि ये कम रैंक की थी, लेकिन इसका फायदा ये था कि इसमें बहुत कम एनर्जी लगती थी। और भले ही मेन कैरेक्टर के पास उस समय मेरिडियन इंजरी की वजह से बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, फिर भी उसने इसे स्टडी करने की कोशिश करने का फैसला किया। आसमान से रोशनी की एक बहुत बड़ी धमाकेदार किरण रजिस्ट्रेशन सेंटर की बिल्डिंग पर गिरी, जिससे एक छोटा भूकंप आया। मिनिस्टर के पास आए एम्प्लॉय ने सोचा कि ये बिजली गिरी है और अब बारिश होगी। बर्कले को हवा में एक अजीब एनर्जी तैरती हुई महसूस हुई, जो उसके शरीर के हर सेल को हिला रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह स्वर्ग और पृथ्वी का ऑरा था, जिससे मिनिस्टर कंफ्यूज हो गया। इस समय जेसन भी हैरान था। स्क्रीन को घूर रहा था, जिसमें दिखाया गया कि उसके हिट से 60 पॉइंट स्कोर किए थे। और हालांकि ये पासिंग ग्रेड था, जेसन जानता था कि वो नुकसान में है, क्योंकि अपने नॉर्मल शॉट से भी उसे और ज़्यादा स्कोर मिल सकता था। अब लाइफ फोर्स लिक्विड में जाना ज़रूरी था, जो हीरो को उस जगह ले जाएगा जहां उसे उसका गिफ्ट मिल सके। बड़े गिफ्ट के लिए ऊपर के अधिकारी, मेडिकल टीम और फ्यूनरल सर्विस को बताना ज़रूरी है। हालांकि क्योंकि जेसन ने सबसे निचला लेवल चुना, इसीलिए उसका गिफ्ट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और वे हीरो को मॉनिटर से देख पाएंगे। मेन कैरेक्टर के उलट बाकी सब लोग उसकी तरफ तारीफ से देखते थे, उसके स्वर्ग और धरती के गिफ्ट से जलते थे। लेकिन जेसन को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो बस अपना मार्शल आर्ट लाइसेंस वापस पाना चाहता था। एक खास चेंबर से गुजरने के बाद मेन कैरेक्टर ने खुद को एक ला के अंदर पाया, एक बड़ा कांच का फ्लास्क जिसमें लाइफ फोर्स लिक्विड भरा हुआ था। वो सोच रहा था कि उससे पहले कितने लोग इसमें तैरे होंगे, क्योंकि पानी से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब चुपचाप इंतजार में खड़े थे, हीरो को ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक पानी में एक तेज रोशनी चमकी। जेसन को लगा कि उसका शरीर गायब होने लगा है और फिर से दिखने लगा है। एक पल में वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो एक कभी ना खत्म होने वाले रेगिस्तान जैसा लग रहा था, जहां आसमान का एक अजीब सा आकार था। उसे मॉनिटर से देखकर दूसरे फाइटर्स खुश थे, उसकी हरकतों को तारीफ से देख रहे थे। अपनी पिछली जिंदगी में जेसन पहले भी एक बार इस जगह पर आया था, लेकिन अब उसकी फीलिंग्स अलग थीं, जिससे हीरो हैरान रह गया। केयरटेकर और फाइटर्स ने जेसन की आवाज़ नहीं सुनी। उनके पास सिर्फ उस पर नज़र रखने और ज़रूरत पड़ने पर उसे बाहर निकालने की ताकत थी। मेन कैरेक्टर को याद आया कि टाइम ट्रैवल से पहले जब वो यहाँ था, तो रोशनी की एक रेखा उसमें घुस गई थी, जिसके बाद वो असलियत में जाग गया था। आसमान में एनर्जी बॉल बनते देखकर जेसन चाहता था कि बीम जल्द से जल्द उस पर लगे, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। लेकिन हीरो को आखिर पल में पता चला कि कुछ गड़बड़ है, और वो मुश्किल से वापस कूद पाया। एनर्जी की बड़ी बीम का साइज देखकर वो हैरान रह गया। जैसे ही एनर्जी खत्म होने लगी, जेसन डर से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ब्लेड की तरह नुकीले दांत एक बड़े मुंह के अंदर लाइनों में लगे थे, जिनसे 1000 लाशों की बदबू आ रही थी। ड्रैगन के पंजे और सिर वाला एक बड़ा मॉन्स्टर, जो ना टूटने वाले स्केल से ढका हुआ, मेन कैरेक्टर को गुस्से से देख रहा था। इस जगह पर मंडरा रहे बड़े होलोग्राफिक मॉनिटर में फाइटर्स के हैरान चेहरे दिख रहे थे, जो हीरो को हैरानी से देख रहे थे। ये देखकर कि वो डर के मारे अपने हाथ हिला रहा है और कुछ चिल्ला रहा है, सबको लगा कि वो बस उनका स्वागत कर रहा है। मॉन्स्टर से जितनी तेजी से भाग सकता था, भागते हुए हीरो ने मॉनिटर के पीछे खड़े लोगों को चिल्लाकर बुलाने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे कुछ क्यों नहीं कर रहे थे, लेकिन लड़ाकों ने सोचा कि वो सच में मास्टर के टाइटल के हकदार हैं, ये देखते हुए कि वे किस तरह के करतब कर सकते हैं। जेसन की डरावनी चीख एक हताशापूर्ण चीख में बदल गई, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन फिर उसे छोड़ा क्यों नहीं गया। लेकिन केयरटेकर और दूसरों को लगा कि उसे भागना पसंद है, और वे बेसब्री से हीरो पर एनर्जी आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक जेसन के दिमाग में एक भयानक ख्याल आया, जिससे उसके शरीर का हर सेल कांप गया। जो हो रहा था उस पर उनके रिएक्शन को देखते हुए कोई ये नतीजा निकाल सकता था कि उन्होंने इस मॉन्स्टर को नहीं देखा था। 1 घंटे बाद मॉनिटर की पावर खत्म हो गई और मेन कैरेक्टर से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया, लेकिन वो फिर भी नहीं दिखा। बर्कले, जो उसी समय आया, जानना चाहता था कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है। केयरटेकर की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
ये सुनकर कि एक मैकेनिक अभी से लगभग 1 घंटे से चला गया है, बर्कले चौंक गया और उसके साथ आए वर्कर्स ने मशीन में खराबी देखी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यूनिट का लेवल सबसे ज्यादा क्यों कर दिया गया था। लड़की डर गई थी क्योंकि उसने खुद सबसे कम लेवल सेट किया था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पता चला कि टेस्ट मशीन अनस्टेबल थी और गलत रिजल्ट दे सकती थी, और इसके अलावा एनर्जी भी काफ़ी नहीं थी। कम लेवल पर भी टेस्ट के लिए स्पेशल तैयारी की ज़रूरत होती है। तो अब सबको लगभग पक्का यकीन था कि जेसन पहले ही मर गया है। केयरटेकर पूरी तरह से हार गई। उसने अपना सर नीचे कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसी ने उसे वहां भेजा था। इस पॉइंट पर टेक्नीशियन पावर कनेक्ट करने और मॉनिटर चालू करने में कामयाब हो गए, जिससे टेंशन थोड़ी कम हो गई। कुछ देर के लिए स्क्रीन पर सिर्फ लहरें थीं और सब लोग उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। ये जानना चाहते थे कि स्पेस में क्या हो रहा है। जब वे जेसन को देख पाए तो केयरटेकर ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और दूसरे फाइटर्स कंफ्यूज हो गए। हीरो अपने ही खून से लथपथ था, उसके दोनों हाथ और एक पैर गायब थे और उसके आसपास की हर चीज एक भयानक लड़ाई के निशानों से ढकी हुई थी। अपने नीचे पड़े मॉन्स्टर को देख रहा था, जो पूरी तरह से बेहोश था और खून भी बह रहा था। हीरो इस जीव को मारना चाहता था। ये देखकर कि वो आदमी जिंदा है, बर्कले को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो शौक में वहीं जम गया। अपने आंसू पोंछने और जेसन के शरीर की हरकतों को देखने के बाद केयरटेकर बेहोश हो गई, लेकिन तुरंत होश में आने पर वो लिक्विड वाले कैप्सूल की ओर दौड़ी ताकि मेन कैरेक्टर को जल्द से जल्द वहां से निकाल सके। अचानक उसने कांच के फ्लास्क को टूटते देखा, जिससे लड़की वहीं जम गई। लाइफ फोर्स पानी की कुछ बूंदें उसके हैरान चेहरे पर गिरीं, जिसके बाद दरारें बढ़ने लगीं। अचानक कैप्सूल फट गया और जेसन बाहर गिर गया, जिससे केयरटेकर उसके अचानक आने से हैरान रह गई। कुछ सेकंड पहले राक्षस को आखिरकार मारने के बाद हीरो को महसूस हुआ वो फिर से बदबूदार पानी में घिरा हुआ था। उसे हैरानी हुई कि वो अभी भी जिंदा था, क्योंकि खोए हुए अंगों के अलावा उसके पूरे शरीर में कई छेद थे। ये महसूस करते हुए कि वो जगह छोड़ चुका है, जेसन बहुत हैरान हुआ कि उसे वापस इस फ्लास्क में ले जाया गया था। उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि हीरो ने एक और वैसा ही मॉन्स्टर देखा, जो पूरी स्पीड से उसकी ओर आ रहा था, मानो दूर से तैर रहा हो। जेसन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मरने की तैयारी की। कुछ देर चुपचाप इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आंखें खोलकर उसने देखा कि मॉन्स्टर ने एनर्जी का रूप ले लिया था और उसके शरीर में रहने लगा था। कुछ समय बाद हीरो को फिर से अपने कटे हुए अंग महसूस हुए, हालांकि वो उन्हें अभी भी नहीं देख पा रहा था। उनकी मौजूदगी चेक करने का फैसला करते हुए जेसन ने अपने चेहरे पर एक अदृश्य हाथ से जोर से मारा, जिससे उसकी नाक टूट गई। अब वो पहले से ही जानता था कि किसी ने भी उस ऊंचे रैंक वाले मॉन्स्टर को एक खास स्किल, स्टेल्थ एट्रीब्यूट की वजह से नहीं देखा था। हालांकि मॉन्स्टर की ऊंचे रैंक वाली एनर्जी उसके शरीर में घुस गई थी, लेकिन हीरो की मौजूदा हालत ऐसी पावर को स्वीकार नहीं कर पाएगी। एनर्जी के लगातार फ्लो को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए जेसन को लगा कि उसका शरीर अपनी लिमिट तक पहुंच रहा है। उसी पल फ्लास्क फटने लगा, जिसके बाद वो जोर से फट गया और मेन कैरेक्टर बाहर निकल आया। वहां मौजूद सभी लोग उसके रूप को देखकर हैरान रह गए और बर्कले पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। लड़की के ठीक ऊपर गिरकर जेसन उसके साथ फर्श पर लेट गया। जो उसने महसूस किया था उससे उभरने की कोशिश कर रहा था। होश थोड़ा धुंधला था और पहले कुछ सेकंड के लिए मेन कैरेक्टर अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि उसके हाथ अपनी जगह पर हैं, वो तुरंत हैरानी से उछल पड़ा। उसने बड़ी राहत और हैरानी के साथ पाया कि उसका पैर भी अपनी जगह पर वापस आ गया था। उसे हैरानी से देखते हुए केयरटेकर समझ गया कि स्पेस से लौटने पर शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन जेसन तुरंत गुस्सा हो गया क्योंकि वो वहीं मर सकता था। इसलिए अब उसे नैतिक नुकसान के लिए मुआवजा मिलना था। ये सुनकर कि वो मेन चीज मांग रहा है, बर्कले उसके पास गया और उसे देखते ही जेसन तुरंत चुप हो गया। हीरो को पता चला कि वो पहले से ही उसके कंपेंसेशन पर काम कर रहे थे और अब उसे मिनिस्टर के ऑफिस जाना था। बर्कले उन लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर था जिनसे हीरो मिलना नहीं चाहता था, इसलिए जेसन को कुछ सोचना पड़ा। ज्यादा हंगामा न करने का फैसला करते हुए हीरो ने जल्दी में होने का हवाला देते हुए सर्टिफिकेट लेने की जल्दी की। हालांकि सर्टिफिकेट देने से पहले बर्कले ये पता लगाना चाहता था कि स्पेस में हीरो के साथ असल में क्या हुआ था। आखिर भले ही उसने सबसे निचले लेवल पर टेस्ट पास कर लिया था, मशीन खराब थी और असली लेवल बहुत ज्यादा निकला, लेकिन जेसन ने बड़ी होशियारी से टॉपिक से भटककर उस आदमी से बात नहीं करना चाहा और कम रैंक के लिए मान गया। हीरो अच्छी तरह समझ गया था कि अब इस आदमी से उलझने का समय नहीं है, इसलिए उसने जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने का फैसला किया। तो अब सबसे पहले वो अपने आर्मर और हथियार उठाने वाला था, जिनका भी रैंक के लिए टेस्ट किया जा रहा था। सर्टिफिकेट बनने में कई दिन लगने थे, लेकिन इस बीच हीरो को एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट देने और उसका सामान वापस करने के बाद उसे छोड़ दिया गया।
मिनिस्टर अपने वर्कर्स के साथ टूटे हुए कैप्सूल के पास रुके, उसे फेंकने के इरादे से। हीरो के सामान पर रिसर्च के नतीजे जानने के बाद वर्कर्स ने जल्दी से बर्कले को इसकी खबर दी। तलवार और आर्मर लगभग मैक्सिमम रैंक पर थे और ब्रेसलेट चेक करते समय कार पूरी तरह से फट गई। फटी हुई कार के बारे में सुनकर मिनिस्टर ने तुरंत सभी दरवाजे टेम्पररी रूप से बंद करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद ट्रिप के लिए कुछ सामान खरीदकर और बादलों के बीच उड़ने के बाद जेसन को लगा कि उसे टारगेट किया जा रहा है, इसलिए तुरंत पैसे कमाने की अगली स्कीम पर आगे बढ़ना जरूरी था। नीचे से अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनकर मेन कैरेक्टर जोर से अपना सिर हिलाने लगा। वो बंजर जमीन के किनारे पर उड़ गया जहां आम लोगों का जाना मना था, इसलिए गार्ड्स ने उड़ते हुए हीरो पर तुरंत रिएक्ट किया। वो उनकी तरफ बढ़ा और उसी पल गार्ड्स को एहसास हुआ कि अगर ये कोई गैर कानूनी मार्शल आर्ट मास्टर निकला तो वे पक्का खत्म हो जाएंगे। उन्हें राहत मिली जब जेसन ने अपना टेम्पररी सर्टिफिकेट दिखाया जिसमें बैडलैंड्स में घुसने का इरादा था। क्योंकि वहां बिना खास इजाजत के एंट्री मना है, हीरो ने कहा कि वो एक मिशन पर था और टीम पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। ये जानने के बाद कि वो एक ट्रेड यूनियन का मेंबर है, गार्ड्स ने उसके सीनियर से इस बारे में बात करने का फैसला किया। इसके अलावा जेसन के पीछे एक बड़ा बैग देखकर वो उसके अंदर का सामान देखना चाहते थे। ऐसी चीजों में अपने कनेक्शन पर भरोसा करना सबसे अच्छा होता है, इसलिए हीरो ने उन्हें एक बिजनेस कार्ड दिया जिस पर लिखा था कि वो एक वाइट ट्रेड यूनियन का मेंबर है। उसे एक अर्जेंट जरूरत थी और अगर उन्हें कुछ पता करना होता तो वे सीधे इला को कॉल कर सकते थे। अपने कामों को आसान बनाने के लिए ट्रेड यूनियन लगातार सरकार को चंदा देती रहती हैं, और खासकर वाइट ट्रेड यूनियन, जिसके प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में थे। इसलिए इला का नाम सुनकर और ये देखकर कि जेसन एक वाइट यूनियन का मेंबर था, गार्ड्स ने कोई रिस्क न लेने का फैसला किया और उसे अंदर जाने दिया। बड़ी दीवार के पार चीखें सुनाई देने लगी कि दरवाजा खोलना जरूरी है। ऑर्डर मिलते ही कई बड़े हाथी जैसे जीवों ने एक साथ बड़े शाफ्ट को घुमाना शुरू कर दिया। उनके साथ कई दर्जन मजदूरों ने भी शाफ्ट खोलना शुरू कर दिया, जिससे बड़े गेट ऊपर उठ गए। गार्ड की विदाई की आवाजों के साथ कॉरिडोर में चलते हुए जेसन मजदूरों को ध्यान से देख रहा था। वो बड़े जानवरों के साथ मिलकर पूरी ताकत से शाफ्ट को घुमा रहे थे, मुश्किल से मैकेनिज्म को अपनी जगह पर बनाए हुए थे। हीरो उनके बिना इंसानी मेहनत को पूरी नफरत से देख रहा था। मजदूरों के चेहरों से लग रहा था कि वो बेहोश होने वाले हैं। हीरो जानता था कि ये गेट पुशर पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे गरीब लोग थे। जिंदा रहने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए इन लोगों ने कॉन्टिनेंट के गेट बंद रखने का काम अपने हाथ में ले लिया। पूरे कॉन्टिनेंट की रक्षा करने वाले लोगों का सबसे बड़ा ग्रुप असल में बेवकूफों का एक झुंड था। किसने सोचा होगा कि अपने और अपने परिवार के लिए रोटी के एक टुकड़े के लिए ये बेवकूफ एक दिन एक मॉन्स्टर के हमले का शिकार हो जाएंगे। जब बैरियर टूटेगा तो वे सबसे पहले तोप का चारा बनेंगे, जिससे मॉन्स्टर एक बड़ी लहर में आएंगे। उस दिन बैरन की जमीन और राजाओं का कॉन्टिनेंट एक दुनिया बन जाएगी जो अफरा तफरी और तबाही से भर जाएगी। हालांकि मेन कैरेक्टर को इन सब की परवाह नहीं थी और एक गहरी सांस लेते हुए वो खुले पोर्टल में चला गया। अपने दुश्मनों की कीमत पर भी बड़ी मात्रा में पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना जेसन था लक्ष्य था। खुद को बंजर जमीन में पाकर वो इस जगह को जीतने के लिए तैयार था और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पोर्टल बंद करने और गेट बंद करने के बाद थके हुए मजदूर थकान से चूर होकर अपनी पीठ रगड़ने लगे। अचानक उन्होंने सूखा राशन और पैसों की गड्डियां हर जगह बिखरी देखीं। वो उस चीज को देखकर हैरान रह गए। इसी समय हीरो को अपने बैग में एक छेद दिखा। उसे गुस्से से एहसास हुआ कि उसका सारा सामान खो गया है। हीरो जिस किराने की दुकान से शॉपिंग कर रहा था उसके बारे में सोचकर जेसन ने उससे 10 गुना पैसे वसूलने का फैसला किया। उसी पल उसने अपने पीछे किसी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी, जिससे हीरो अपनी जगह पर उछल पड़ा। पता चला कि वे 2 बड़े ड्रैगन थे जो हीरो को खाने वाले थे। हीरो हैरान था। उसकी आंखें इन मॉन्स्टर्स को देखकर खुली रह गईं और वो ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि खुद को बचाने के लिए उसे क्या करना होगा। लेकिन जवाब उसे खुद एक बड़े कीड़े के रूप में मिला जो हीरो के बगल में जमीन के नीचे से कूद पड़ा। एक ड्रैगन को तुरंत खाने के बाद एक दूसरा कीड़ा अचानक प्रकट हुआ जिसने दूसरे को खाया था और वे दोनों हीरो को घूरने लगे। उसी पल हीरो के पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर प्रकट हो गया जिससे वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। अपनी नई मिली चुपकी की काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए जेसन गायब हो गया और मॉन्स्टर से छुप गया। भागते समय मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आया कि वे सब बाहर क्यों चढ़े, क्योंकि वो अभी अभी यहाँ आया था। 5 साल पहले दूसरी दुनिया का गेट पहली बार राजाओं के कॉन्टिनेंट पर दिखा और पूरे 1 साल तक खड़ा रहा। वे बहुत कम इंटेलिजेंस वाले शैतानी मॉन्स्टर्स की एक एलियन दुनिया से जुड़े थे। उस साल आई मॉन्स्टर्स ने पूरे कॉन्टिनेंट के 5वें हिस्से को तबाह और बर्बाद कर दिया।
गेट के गायब होने के बाद राजा ने मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए उस समय के सबसे ताकतवर लोगों को इकट्ठा किया। हालांकि मॉन्स्टर्स की बच्चे पैदा करने और खुद को ढालने की काबिलियत इंसानी सोच से कहीं ज्यादा थी। आखिर में कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े दिमागों ने मॉन्स्टर्स को बेअसर करने के लिए एक बहुत स्मार्ट प्लान नहीं बनाया। उन्होंने मॉन्स्टर्स की कम इंटेलिजेंस पर भरोसा करते हुए एक भ्रम पैदा करने वाला बैरियर बनाया और उन्हें उसमें फंसा दिया। उस जगह को बैरन लैंड्स कहा गया। लेकिन जल्द ही मॉन्स्टर्स अभी भी भ्रम को पहचान पाएंगे और बैरियर के पार घुस जाएंगे। और एक बड़ी दीवार भी उन शैतानी राक्षसों को नहीं रोक सकती जिनमें उड़ने और एक साथ झुंड में रहने की ताकत होती है। जहां तक जेसन को याद है, पहली तबाही जिसने इंसानियत को लगभग खत्म कर दिया था वो यहीं हुई थी। हालांकि बाद में एक आदमी आया जिसने सेना की कमान संभालकर हालात को बचाया। वो धरती का सबसे ताकतवर आदमी था, सम्राट मार्कस। और इस अजीब समय में एक दूसरी दुनिया का दरवाजा दिखाई दिया। इस तरह बंजर जमीन में एक दरवाजा दिखाई दिया जो एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड दुनिया, मैजिकल कॉन्टिनेंट से जुड़ता था। ये तलवार और जादू की एक रहस्यमयी काल्पनिक दुनिया थी जिसमें कई खतरे और खजाने थे। उन सालों में बंजर जमीन पूरी तरह से बदल गई और सबसे खुशहाल जगह बन गई। और हाँ, दो दुनियाओं को जोड़ने वाले इस सेंट्रल एरिया में जमीन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जेसन का इरादा था कि ये सब होने से पहले वो इस एरिया को अपने लिए ले ले। और जिस जमीन पर वो अभी खड़ा था वो खास तौर पर कीमती थी क्योंकि यहीं पर दूसरा गेट खुलने वाला था। जब मेन कैरेक्टर 10 सबसे अमीर लोगों में से एक बनने का सपना देख रहा था तो चट्टान की परछाई एक मॉन्स्टर से टकराई जिसने लड़के का शिकार करने का फैसला किया। हमला करने के मौके का इंतजार करते हुए मॉन्स्टर समय समय पर जेसन को देखता रहा, एक सही मौका ढूंढता रहा। अचानक मेन कैरेक्टर वहीं गायब हो गया जिससे भूखा मॉनिटर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसी पल हीरो की तलवार पागल मॉन्स्टर के शरीर में घुस गई जिससे वो जमीन पर गिर गया। जेसन जानता था कि अमीर बनने से पहले उसे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। स्वर्ग और पृथ्वी के मॉन्स्टर से मिली छिपने की काबिलियत बहुत आसान थी, लेकिन इसका असर बहुत जल्दी खत्म हो गया। अचानक मेन कैरेक्टर ने इस जगह के लिए एक अजीब भाषा में मदद के लिए पुकार सुनी। ये जादुई कॉन्टिनेंट की भाषा थी जिसका पोर्टल बहुत बाद में खुलेगा। जेसन के थोड़ा पास गुंडों का एक ग्रुप एक छोटी लड़की का पीछा कर रहा था जो वही भाषा बोलती थी। डाकू उसके धीरज से हैरान थे, मुश्किल से उसके साथ चल पा रहे थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस देश से है, क्योंकि कोई भी विदेशी लड़की बहुत महंगी होती है। अचानक वो एक चट्टान से फिसल गई और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी और अपने पीछा करने वालों को गुस्से से घूरने लगी। जेसन चट्टान से देख रहा था कि वे बच्ची को अपने पास बुला रहे हैं, ऐसा दिखावा कर रहे थे कि वे उसे ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां बहुत सारा अच्छा खाना हो। उनके कपड़ों को ध्यान से देखने के बाद हीरो ने उनके टैटू देखे और महसूस किया कि ये रेड वुल्फ के लोग थे। वे कुछ भी करते थे जिससे पैसा मिलता था, चाहे वो मर्डर हो, रॉबरी हो, किडनैपिंग हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। ये एक बहुत बड़ा और असरदार क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर में मार्शल आर्ट के मास्टर भी हैं। हालांकि अभी जेसन को इस छोटी लड़की में ज़्यादा दिलचस्पी थी जो जादुई कॉन्टिनेंट से आई थी। अचानक उसने बदमाशों से लड़ने का फैसला किया और एक जादू करने की तैयारी करने लगी। तेजी से हवा में उछलकर वो तुरंत हमलावरों के सामने आ गई जिससे वे कंफ्यूज हो गए। उसी पल उसका शरीर जादुई चीज़ों से ढकने लगा और बदलने लगा। डाकुओं के होते हुए वो एक छोटी लड़की से एक जवान औरत में बदल गई जो अपने दुश्मनों को डरावनी नज़रों से देख रही थी। लाल भेड़िए के लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वे बस हीरोइन को देखते रहे मंत्रमुग्ध होकर। जैसे ही उसने जादू करना शुरू किया, उसने लड़ने का रुख अपनाया, अपने चारों ओर जादुई एनर्जी की बड़ी धाराएं इकट्ठा कर लीं। एक जादुई लहर के तेजी से निकलने के साथ लड़की ने लाल कमल विस्फोट वाला जादू इस्तेमाल किया। गुंडा अभी भी वहीं जनवत खड़ा था, हैरानी से हिल भी नहीं पा रहा था। उसके जादू का सिर्फ इतना असर हुआ कि वो अपने बच्चे के रूप में लौट आई, जिसके बाद एक अजीब सी चुप्पी छा गई। उसने गर्व से देखा जैसे यही इरादा था। हीरोइन ने अपने दुश्मनों पर गुस्से से नजर डाली। इस अनोखी शक्ति से कुछ और उम्मीद करते हुए डाकू कुछ देर तक हैरान रहे, ये सोचकर कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है जो आतिशबाजी कर सकती है और सुंदर बन सकती है। वे खुश हो गए ये देखकर कि वे इस लड़की की होने वाली सेल को लेकर कितने एक्साइटेड थे। जेसन ने एक्शन लेने का फैसला किया। उसी समय गुंडों में से एक ने अपने बॉस को फोन करना शुरू कर दिया, उसे एक कीमती चीज देकर खुश करना चाहता था। उसके ठीक पीछे उतरकर हीरो ने अपनी तलवार पकड़ ली, दुश्मन पर हमला करने का इरादा किया। एक तेज झटके के साथ वो हैरान डाकू की ओर तेजी से भागा। उसका सिर काटकर और बाकी सबको कंफ्यूज करके जेसन ने गुस्से में अपने दुश्मनों पर हमला कर दिया। पास आकर हीरो ने अपनी तलवार के एक ही वार से दुश्मन के हथियार और शरीर को काट दिया।
जिसके बाद सभी दुश्मनों के बीच से गुजरते हुए वो लाशों का पहाड़ पीछे छोड़ते हुए लड़की की ओर बढ़ा। आखिरी दुश्मन हीरोइन के पीछे था और जेसन ने अपनी तलवार से बिजली की तेजी से उस पर वार किया। छोटी लड़की ने हैरानी से उसे देखा और चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और उसकी मदद क्यों कर रहा है। हालांकि वो अभी भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत शुक्रगुजार थी और हीरो को तारीफ से देख रही थी। अचानक उसकी तलवार की धार लड़की की तरफ बढ़ी, उसके चेहरे पर चुभ गई और हीरोइन बेहोश हो गई। क्योंकि असल में जेसन जानता था कि वो लॉरेंसिया नाम की सबसे बड़ी चुड़ैल थी। हीरो की याद में कॉन्टिनेंट पर 6 ऐसी मुसीबतें आई थीं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थीं। 8 साल बाद एक दिन कॉन्टिनेंट की राजधानी के ऊपर आसमान में मैक्रोनी जैसे बालों वाली चुड़ैल दिखाई दी। पहली बार उसने जेसन को ऐसी निराशा का एहसास दिलाया जिससे वो नफरत करता था। वो बस बेबस होकर देख सकता था कि वो उसकी आंखों के सामने शहर को कैसे जला रही है। तभी अचानक उसने हीरो को देखा। बिना एक सेकंड की भी हिचकिचाहट के चुड़ैल ने उस पर एक बहुत बड़ा आग का गोला छोड़ा जिससे बहुत तेज गर्मी निकल रही थी। जेसन पहले ही जिंदगी को अलविदा कह चुका था, लेकिन अचानक आग अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही बुझ गई। एक काले एनर्जी से भरे गोले ने उसकी सारी आग सोख ली, जिससे चुड़ैल का हमला बेअसर हो गया। अपने शानदार लुक के लिए मार्कस मेन कैरेक्टर से कम 20 मिलियन पाना चाहता था। जेसन पूरी तरह कंफ्यूज था। उसकी आंखें अपने बचाने वाले को देखकर चौड़ी हो गईं और उस पल हीरो के डर और बेबसी की जगह गुस्से और दुश्मन को खत्म करने की इच्छा ने ले ली। मार्कस को दुनिया के दूसरी तरफ से भागना पड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब जेसन ने सुना कि वो इस बदमाश का सिर काटने के लिए उसे $1 बिलियन देने को तैयार है, तो सम्राट हैरान रह गया। अपना आपा खोते हुए हीरो की आंखों से आंसू बहने लगे और गुस्से से भरी उसकी नज़र चुड़ैल पर टिक गई। मार्कस इस डील के लिए मान गया। उसे उम्मीद थी कि जेसन नफरत के आगे नहीं झुकेगा। इसके अलावा बादशाह चाहता था कि जेसन जिंदा रहने की कोशिश करे, कम से कम पेमेंट होने तक तो। एक चुड़ैल की लगाई आग 3 दिन और 3 रात तक जलती रही, जिससे राजधानी का लगभग आधा हिस्सा जल गया। इस लाल भेविये के खिलाफ लड़ाई में लाखों सैनिक और मार्शल आर्टिस्ट मारे गए और हालांकि मिलकर कोशिश करने पर जीत मिली, शहर को उसकी असली हालत में वापस लाने में सालों लग गए। इसके अलावा उस समय आग में जलने वाली ज्यादातर बिल्डिंग जेसन की थीं और असल जिंदगी में ये सब नर्क देखकर जेसन को पूरा यकीन हो गया था कि दुनिया का अंत आ गया है। उसे पक्का पता था कि इस सब की गुनहगार वही है, मैक्रोनी जैसे बालों वाली औरत। चाहे कितने भी साल बीत जाएं और कुछ भी हो जाए, जेसन उसका चेहरा कभी नहीं भूलेगा। चुड़ैल की शैतानी मुस्कान, जो मरने के बाद भी उसके चेहरे पर बनी रही, उसके दिमाग में साफ छप गई। और अब लड़की को गुस्से से घूरते हुए जेसन को 100% यकीन था कि ये वही आग वाली चुड़ैल लॉरेंसिया थी। मेन कैरेक्टर को बस एक ही बात कंफ्यूज कर रही थी कि वो बच्ची क्यों निकली, शायद लगभग 2 साल की। इसके अलावा ये बिल्कुल साफ नहीं था कि चुड़ैल अब क्या प्लान कर रही थी। उसे हैरानी हुई जब उसने अचानक हीरो की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी नौकरानी बनना चाहा। लॉरेंसिया उसके कपड़े धोने, उसके लिए खाना बनाने और यहाँ तक कि बाथरूम में जेसन की पीठ रगड़ने को भी तैयार थी। वो अपनी उम्र और साइज भी बदल सकती थी और हीरो को ये काबिलियत एक जवान लड़की बनकर दिखा सकती थी। इन सब के अलावा वो जेसन द्वारा मारे गए लोगों की लाशों को भी जला सकती थी, जो अब उसका पैलेडिन बन गया था। अब वो मेन कैरेक्टर को एक पार्टनर के तौर पर देखती थी और पूरे दिल से उम्मीद करती थी कि वो उसकी मदद करेगा। अब उसका एक ही मकसद था, इस दुनिया से चले जाना। और जब उसने जेसन को इसके बारे में बताया तो उसने उसकी आंखों में पूरी नफरत देखी। उसकी शांत और ठंडी नज़र से कंफ्यूज होकर लॉरेंसिया को अचानक एहसास हुआ कि वो भी उसकी बातें नहीं समझ रहा था। वो गुस्से में अपनी भाषा में चिल्लाने लगी, ये सोचकर कि ये पुराने जीव अभी भी जादुई भाषा क्यों नहीं जानते। शांति से उसकी शिकायतें सुनने के बाद जेसन ने उसकी अपनी बोली में पूछने का फैसला किया कि क्या उसने काफी कह दिया। उसके हैरान चेहरे को देखकर जेसन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही चुड़ैल है जिसने आधी राजधानी तबाह कर दी थी। उसके होठों से उसकी बात सुनकर लड़की हैरान होकर जेसन को देखने लगी। तभी अचानक उसकी नजरें बदल गईं। अब इस नज़र को देखकर, जिससे एक डरावनी आभा निकल रही थी, जैसे शैतान खुद आत्मा में झांक रहा हो, जेसन को यकीन हो गया कि ये लॉरेंसिया थी। उसे हैरानी हुई जब हीरो ने अचानक मुड़कर चुड़ैल को अपने रास्ते जाने दिया, क्योंकि उसे बच्चों की कोई परवाह नहीं थी। बिना दोबारा पूछे छोटी लड़की मुड़ी और तेज रफ्तार से भागने लगी। जेसन को लगा कि पागल चुड़ैल, जो आज ही राजधानी तबाह कर सकती है, बस अपने मासूम रूप से आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। लॉरेंसिया के सिर का भविष्य का इनाम बहुत बड़ा था और अब जेसन को ठीक ठीक पता था कि वो कहाँ है। जब वो यूनियन में वापस आया तो उसने उसे कई सालों तक निगरानी में रखने और फिर सही समय पर उसे पकड़ने का प्लान बनाया। काफी दूर तक भागने के बाद लड़की अचानक रुक गई और ध्यान से सुनने लगी।
उस जगह पर वापस मुड़कर जहां जेसन से उसकी मुलाकात हुई थी, उसने अचानक दूर कहीं एक शैतानी भेड़िए की तेज आवाज सुनी। इस राक्षस को पकड़ने के बाद जेसन ने इससे शश्लिक बनाने का फैसला किया, आग के चारों ओर खुशी का गाना गाया। भेड़िए के मांस को एक कामचलाऊ सीख पर चुभाकर जेसन ने उसे आग पर रखा, उसे घुमाया और खुशबूदार मसालों से सीजन किया। एक पुरानी रेसिपी का इस्तेमाल करते हुए उसने मांस पर शहद लगाना शुरू किया, जबकि लॉरेंसिया एक चट्टान के पीछे से उसे ध्यान से देख रही थी। उसकी नजरें मजबूत थीं और वो चट्टानों की छाया में छिप गई और एक्शन प्लान बनाने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि एक बड़े भेड़िए की गर्म सांसें उसकी पीठ को घेर रही हैं, जो हमला करने की तैयारी कर रहा है। जिसने राक्षस को जमीन पर गिरा दिया, जिससे लोरेंजिया कंफ्यूज हो गई। धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर उसने हीरो को एक भेड़िए की ताजी लाश के ऊपर खड़ा देखा, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जेसन ने ठंडे कपड़े से लड़की को देखा और चाहता था कि वो किसी भी पल यहां से निकल जाए। उसी पल एक तेज झटके के साथ लोरेंजिया फिर से बहुत तेजी से भागने लगी। उसे देखने और ये पक्का करने के बाद कि वो दूर गायब हो गई है, हीरो जल्दी से खाना पकाने लगा, क्योंकि मीट 2 गुना हो गया था। दोनों भेड़ियों को पकाने के बाद जेसन ने उन्हें 30 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने देने का फैसला किया, ताकि फैट मीट में गहराई तक जा सके। चट्टान के पीछे लौटकर लोरेंजिया ने देखा कि हीरो एक भेड़िए को फैट में और दूसरे को मीट में भिगो रहा है। उसी पल एक और भेड़िए ने भी शिकार करने का फैसला किया और उस अनजान बच्चे पर चुपके से हमला कर दिया। आखिरी पल में उसकी मौजूदगी देखकर लड़की ने फिर से तलवार की धार को राक्षस के शरीर में चुभते हुए सुना। धीरे से अपना सिर उठाकर उसने अपने ऊपर जेसन का हैरान चेहरा देखा, जिसने फिर से उसकी जान बचाई थी। उसकी इच्छा वही रही कि वो तुरंत इस इलाके से निकल जाए, लेकिन इस बार इससे पहले कि वो बोलना भी खत्म कर पाता, लोरेंजिया जितनी तेजी से भाग सकती थी भागना शुरू कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से हीरो को आग पर 3 भेड़ियों की लाशों को करतब दिखाते हुए देखा और उसी समय एक और शिकारी उसके पास आया। इस बार उसे ये जानकर भी हैरानी यही हुई कि वो फिर से खतरे में है, लेकिन जेसन आखिरी पल में बचाव के लिए आया। हीरो पहले से ही उसके बार बार आने से परेशान होने लगा था, जो उसके चेहरे की धड़कती नसों पर लिखा था। थोड़ी और देर बाद हीरो के खारे में पहले से ही 16 भेड़िए थे और लोरेंजिया तय किए गए किलोमीटर गिनते गिनते थक गई थी। आधे घंटे के बाद जिद्दी चुड़ैल चुपचाप चट्टान पर चढ़ गई और एक और जानवर चुपचाप उसके पीछे रेंग गया। वो अचानक रुकी, सुनने लगी और उसे एहसास हुआ कि कोई फिर से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन इस बार वो एक नुकसान न पहुंचाने वाली बिल्ली निकली और उसे मारने के बजाय जेसन ने लोरेंजिया की गर्दन पकड़ ली, ये सोचकर कि अब बहुत हो गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन जगहों के सारे भेड़िए खत्म हो जाएंगे। इसलिए जेसन उसके लौटने का कारण जानना चाहता था। हीरो को तो ये भी लगा कि चुड़ैल उसके हाथों मरना चाहती है, लेकिन छोटी लड़की ने बस अपने होंठ काटे, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। अपनी कमजोरी और लाचारी से रोते हुए उसने आंखों में आंसू भर के माना कि उसे बहुत भूख लगी है, ये महसूस करते हुए कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। जेसन ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा और फिर उसे खाना खिलाने के लिए मान गया। आग के पास बैठकर भूखी चुड़ैल भेड़िए की भुनी हुई लाश को जैम वाली रोटी की तरह पूरा खाने लगी। सबसे पहले जेसन उससे बात करना चाहता था और ये जानना चाहता था कि उसके साथ कितने लोग आए थे। अचानक भेड़िए के मांस का टुकड़ा गलत जगह पर गिर गया और चुड़ैल का दम बुरी तरह घुट गया और वो जोर जोर से खांसने लगी, ये तय करते हुए कि उसे समय से पहले नहीं मरना चाहिए। हीरो 9 ने बच्ची की पीठ थपथपाई, जिससे वो होश में आ गई। पता चला कि वो अभी भी जादू के स्कूल में स्टूडेंट थी और हाल ही में आग के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करते समय उसके सामने एनर्जी के थक्के दिखाई दिए। उन्होंने एक तरह की बनावट बनाई और लोरेंजिया को ये जानने की उत्सुकता हुई कि उसके अंदर क्या है, लेकिन जैसे ही उसने एनर्जी की सीमा पार की, जादू गायब हो गया और हीरोइन ने खुद को एक अजीब गुफा में पाया। उसके सामने अजीब दिखने वाले गुलामों की भीड़ थी, जो मेहमान को दिलचस्पी से देख रहे थे। वो आदमी, जो बहुत मिलनसार नहीं था, जब उसने लड़की को देखा तो चिल्लाया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लोरेंजिया भागने में कामयाब रही। बहुत दूर भागने के बाद वो आखिरकार थकान से थकी हुई इस धरती पर आ गए। हीरोइन ने अपनी आंख के कोने से एक आदमी को डाकुओं को ऑर्डर देते हुए देखा और उसके गले में एक सांप लिपटा हुआ था। ये समझने के बाद कि वो किस तरह का इंसान है, हीरो को ये भी पता चला कि लोरेंजिया इस दुनिया में अकेली आई थी। जैसे ही जेसन अपना शाम का डिनर कर रहा था, वो सोच रहा था कि हीरोइन के आगे क्या प्लान्स हैं। लोरेंजिया को यकीन था कि हीरो के पास उसे उसकी दुनिया में वापस लाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, लेकिन अगर जेसन को सब कुछ सही समझ आ गया तो वो वापस नहीं आ पाएगी। इन बातों के बाद छोटी लड़की का चेहरा बुरी तरह डर गया और उसकी आंखें निराशा से भर गईं, लेकिन जल्दी से खुद को संभालते हुए लोरेंजिया को भरोसा था कि अगर वो ध्यान से जादू सीखेगी तो उसे घर लौटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हीरो के पीछे जाने का फैसला करने के बाद जेसन ने एस्कॉर्ट के लिए पैसे मांगे, क्योंकि हर जिंदगी में पैसे लगते हैं। छोटी लड़की समझ गई कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक और रास्ता था और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। लड़की में
बदलने के बाद उसने हीरो के प्यार के बदले में अपना शरीर दे दिया। जेसन इस तरह के प्रपोजल से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसने तुरंत मना कर दिया। लेकिन उसके पास सच में पैसे नहीं थे और खुद के अलावा लॉरेंजिया के पास हीरो को देने के लिए और कुछ नहीं था। उसे सच्ची हमदर्दी से देखते हुए जेसन हैरान था कि वो कितनी बेचारी निकली। इसलिए उसने एक और प्लान बनाया और कुछ देर बाद रेड वुल्फ डाकुओं ने अपने कैंप में देखा तो बहुत सारे भेड़िए बचे हुए थे। आसपास कोई नहीं था और गुंडों ने तय किया कि बदमाश भाग गए हैं, लेकिन वो एक अच्छा तोहफा पीछे छोड़ गए। वो लॉरेंजिया निकली जो एक खंभे से बंधी हुई थी और गैंग के लीडर ने जल्दी से मालिक को इस बारे में बताया। गले में सांप लटकाए आदमी को ये खबर सुनकर खुशी हुई, ये महसूस करते हुए कि भले ही उसके लिए इनाम तय किया गया था, ट्रेड यूनियनों को उसका ध्यान रखना होगा। ये 14वें रेड वुल्फ हॉल का हान था जो खुशी से पकड़े गए शिकार को देख रहा था। टेबल से बंधी छोटी लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके टेप लगे मुंह से एक दबी हुई चीख आ रही थी। डाकू अपने साथ दर्जनों लोगों को ले गए और पूरी जमीन पर राक्षस बस गए। इसलिए हान समझ गया कि उसके कातिल का बचना नामुमकिन है। मालिक को हैरानी हुई कि छोटी लड़की को कैसा महसूस हो रहा होगा। ये महसूस करते हुए कि वो बस अपनी छोड़ी गई किस्मत में थी, वो कुछ हद तक उसकी भावनाओं को समझ गया, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। इतने साल पहले इस दुनिया की कड़वी सच्चाई ने उसके बच्चेदान दिमाग को हिला दिया था। जैसे ही वो उसका पीछा कर रहे थे, गुंडे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। ये समझ नहीं आ रहा था कि खान को बताएं कि वो इंसानी भाषा नहीं समझती। इसके अलावा हीरो के कैंप में कई कबाब मिलने के बाद भी वो खुशी खुशी उनके शानदार स्वाद को याद कर रहे थे और अब भागने वालों का पीछा करते हुए डाकुओं को लगा कि उन्हें अभी भी मीट की खुशबू आ रही है। तभी अचानक चट्टानों के पीछे से एक शशलिक सच में उड़कर बाहर आया। उसे देखकर डाकुओं में से एक को लगा कि वो कुछ देख रहा है और उसने बाकी सबको उसकी ओर इशारा किया। हालांकि उसके साथ ही खुशबूदार चीज के पीछे भाग रहे राक्षसों के बड़े झुंड को देखकर ज्यादा कंफ्यूज थे। खान कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचे, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की एक्टिविटी की जगह बहुत दूर थी। उसी पल शशलिक अपने टारगेट पर पहुंच गया और हैरान गुंडे की बाहों में धीरे से आ गिरा। उसी पल उसकी नाक और पास खड़े लोगों की नाक में तले हुए क्रस्ट की शानदार खुशबू आ रही थी। बहुत ही रसीला मीट। शशलिक का पीछा करते हुए डाकुओं को भूखे मॉन्स्टर्स की एक सेना ने घेर लिया, जिन्होंने गैंग पर गुस्से से हमला करना शुरू कर दिया। फिर खान ने घबराना बंद करना और सभी को अपने दुश्मनों की आंखों पर निशाना लगाते हुए क्रॉसबो से गोली चलाने का ऑर्डर दिया। डाकुओं ने एक साथ ग्रुप बनाया, लाइनें बनाई और मॉन्स्टर्स पर प्रोजेक्टाइल की बौछार कर दी। ज्यादातर मॉन्स्टर्स की नजर चली गई और वो दर्द से चीखने लगे और वो भगदड़ मचाने लगे। उनमें से कुछ जमीन पर गिर गए और गुंडों को तुरंत उनके सिर फोड़ने का ऑर्डर मिला। उसी पल मेन कैरेक्टर डाकुओं के पास से भागा और अपनी तलवार से कई दुश्मनों को मार गिराया। खान को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ है, इसलिए वो अचानक एक तरफ कूद गया और मॉन्स्टर के हमले से बच गया। उसे बहुत गुस्सा आया कि इन मॉन्स्टर्स ने उसके इलाके में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। उसके गले में चारों ओर लिपटा हुआ सांप अचानक मॉन्स्टर के पंजे पर कूद पड़ा और उसे काट लिया, जिसके बाद वो तुरंत जमीन पर गिरकर मर गया। उसके साथी सांप की ताकत देखकर हैरान थे, जो अपने जहर से एक सेकंड में किसी को भी मार सकता था। अचानक लॉरेंजिया को पकड़े हुए डाकू के शरीर में तलवार के ब्लेड जैसा एक छेद दिखाई दिया। चुपके से उसके पास पहुंचकर धीरे धीरे हारे हुए दुश्मन के पीछे जेसन दिखने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मेन कैरेक्टर तुरंत खान की ओर उड़ गया, जो अपने सांप के साथ उसे हैरानी से देख रहा था। वार से ठीक पहले दुश्मन को एहसास हुआ कि जेसन की तलवार कहां निशाना साध रही है, जिसके बाद उसने तेजी से सांप को पीछे खींच लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सांप का सिर डरे हुए खान की आंखों के सामने से उड़ गया। जेसन बहुत खुश था कि उस कमीने के सिर के लिए $6 मिलियन का इनाम अब उसका था। हैरान डाकुओं के सामने मेन कैरेक्टर खान की लाश की फोटो खींचने लगा ताकि ये साबित हो सके कि खान की हत्या की गई है। लॉरेंजिया अब पूरे भरोसे के साथ सोच सकती थी कि उसने अपने डिनर का पूरा पेमेंट कर दिया है। सांप का सिर अपने लिए लेकर जेसन ने बच्चे का बाकी कर्जा बाद में चुकाने का फैसला किया, लेकिन आज उसके लिए एक एक्स्ट्रा डिनर इंतजार कर रहा था। जिसके बाद हीरो भाग निकले और डाकुओं को मॉन्स्टर्स का खाना बनने के लिए छोड़ दिया। अगर आप आखिर तक देख रहे हैं तो पक्का आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादातर लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज मेरे छोटे से चैनल को सपोर्ट करें।